प्रेमचंद के मशहूर उपन्यास गबन पर आज हम गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हमारे पास कहानी के वो हिस्से हैं जो दिखाते हैं कि कैसे एक छोटी सी मासूम सी लगने वाली ख्वाहिश एक इंसान को नैतिक पतन की एक बहुत गहरी खाई में धकेल सकती है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये समाज के उस दिखावे, उस दबाव की कहानी है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं आज भी जी रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे गहनों की एक चाहत, कर्ज, झूठ और एक अपराध का ऐसा जाल बुनती है जिससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कहानी की जड़ एक छोटी बच्ची जालपा और उसके एक हार के प्रति जुनून में है। वो चंद्रहार। हाँ, एक बिसाती मतलब गली गली घूमकर सामान बेचने वाला उसे एक गिरोजी रंग का चंद्रहार दिखाता है और बस वो हार उसके दिलो दिमाग पर छा जाता है और यहीं से उस लालसा का बीज पड़ता है जो आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो एक तरफ थी जालपा, हाँ, जिसे गहनों के माहौल में ही पाला गया था। उसके पिता दीनदयाल एक जमींदार के मुख्तार हैं। मुख्तार यानी उस जमाने में एक तरह के मैनेजर या एजेंट। सही, जिनका रुतबा बहुत होता था। तनख्वाह सिर्फ 5 रुपए, लेकिन ऊपरी कमाई इतनी कि ठाट बाट किसी थानेदार से कम नहीं। और उन्होंने जालपा को बचपन से ही खिलौनों की जगह गहने दिए। तो सोचिए, जालपा के लिए गहने सिर्फ श्रृंगार नहीं, वो उसका बचपन है, उसके खिलौने हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि दीनदयाल की नजर में ये उनकी व्यावहारिक बुद्धि है। अच्छा, वो मानते हैं कि बेटी को गहने देना सबसे अच्छा निवेश है, लेकिन इस सोच का नतीजा ये होता है कि जालपा के मन में गहनों की कीमत किसी भी चीज से ज्यादा हो जाती है। मतलब वो सिर्फ एक वस्तु नहीं रह जाते। नहीं, वो प्यार, दुलार और एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाते हैं। सही कहा। लेकिन कहानी का दूसरा सिरा एक ऐसे घर से जुड़ा था जहां के हालात और सिद्धांत बिल्कुल अलग थे। रमानाथ के पिता दयानाथ कचहरी में 50 रुपए महीने के एक मामूली क्लर्क और पूरी तरह ईमानदार। उनका मानना था कि हराम की कमाई हराम ही में जाती है। हाँ, उन्होंने अपनी आंखों से रिश्वतखोरों को बर्बाद होते देखा था। और उनका बेटा रमानाथ बिल्कुल उनके उलट। हाँ, कोई काम धाम नहीं करता, दिन भर शतरंज की बिसात बिछाए बैठा रहता है। और शौक इतने बड़े कि दोस्तों से उधार के कपड़े और घड़ियां मांगकर पूरा करता है। आज किसी का चेस्ट यानी कोट पहन लिया, कल किसी के पम्प शू। ये दोस्तों से उधार मांगकर स्टेटस बनाए रखने की आदत मुझे लगता है आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी ज्यादा देखने को मिलती है ना? बिल्कुल। प्रेमचंद 100 साल पहले जो लिख रहे थे वो आज भी उतना ही सच लगता है। तो यहीं पे कहानी का असली टकराव सेट होता है। एक तरफ उसूलों वाली गरीबी और दूसरी तरफ बेईमानी वाली अमीरी, और इन दोनों के बीच रमानाथ की माँ जागेश्वरी, जो बस बहू लाने के लिए इतनी बेचैन है कि वो अपने पति दयानाथ को इस बेमेल शादी के लिए मजबूर कर देती हैं। और यहीं से दिखावे और कर्ज का वो खेल शुरू होता है जो इस पूरे उपन्यास की नींव है। शादी का दिखावा। हाँ, वो तो करना ही था। तो जो दयानाथ कल तक गहनों को फालतू समझते थे, अब वही शान दिखाने के दबाव में आ जाते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा चढ़ावा चढ़े कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। और इसके लिए वो क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं 3000 रुपए का, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। लेकिन इतनी बड़ी तैयारी के बाद भी एक चीज की कमी रह जाती है। वही चंद्रहार। हाँ, जिसका सपना जालपा बचपन से देख रही थी। और ये कमी जालपा के लिए सबसे बड़ा सदमा बन जाती है। जब चढ़ावे के गहनों में उसे अपना सपनों का हार नहीं मिलता तो उसका दिल ऐसा टूटता है कि वो अपने कमरे में जाकर पागलों की तरह रोने लगती है और कसम खा लेती है कि जब तक चंद्रहार नहीं बनेगा वो कोई दूसरा गहना नहीं पहनेगी। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो अब ये चंद्रहार सिर्फ एक गहना नहीं रह गया है। नहीं, ये रमानाथ के परिवार की इज्जत और उनकी आर्थिक हैसियत का इम्तिहान बन गया है। हाँ, इसका ना होना जालपा के लिए एक अपमान जैसा है। और यहीं से रमानाथ पर एक ऐसे झूठ को सच साबित करने का दबाव बनता है जो उसने कभी बोला ही नहीं था। शादी का दिखावा तो हो गया, लेकिन हर दिखावे की एक कीमत होती है और अब वो कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। सराफ जिससे गहने उधार लिए थे वो रोज दरवाजे पर तकाजा करने लगा। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही अहम और मैं कहूंगी चौंकाने वाला मोड़ आता है। बिल्कुल। तब रमानाथ अपने तथाकथित ईमानदार पिता की मौन सहमति से वो काम करता है जो उसके पतन की पहली सीढ़ी है। दयानाथ उसे कहते हैं कि अब गहने लौटाने के सिवा कोई चारा नहीं। इस पर रमानाथ झेमते हुए कहता है, मैं मांग तो नहीं सकता, कहिए तो उठा लाऊं। 1 मिनट रुकिए, ये लाइन ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है।
कहिए तो उठा लाऊं। हाँ, और उसके पिता चुप रह जाते हैं। बस चुप। एक आदमी जो हराम की कमाई से इतना डरता था, वो अपने बेटे को अपनी ही बहू के गहने चुराने से नहीं रोकता। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। सही कहा। तो क्या ये सिर्फ बेटे का पतन था या उसूलों पर चलने वाले एक पिता का भी? सवाल तो यही है। और रमानाथ वही करता है। वो चुपके से जालपा के गहनों की संदूकची उठा लाता है ताकि सराफ का कर्ज चुकाया जा सके। ये कहानी का पहला और सबसे बड़ा गबन है। पैसे का नहीं, भरोसे का गबन। बिल्कुल। यहीं से वो भरोसे की डोर टूटती है जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। और इस एक झूठ को छिपाने के लिए रमानाथ झूठ के एक ऐसे दलदल में फंसता है जिससे वो फिर कभी निकल ही नहीं पाता। वो जालपा को खुश करने और अपनी झूठी अमीरी का भ्रम बनाए रखने के लिए अपने शतरंज के दोस्त रमेश बाबू की मदद लेता है और चुंगी में 30 रुपए महीने की एक छोटी सी नौकरी कर लेता है। लेकिन नौकरी लगते ही वो अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने लगता है। हाँ, व्यापारियों से दस्तूरी लेना शुरू कर देता है। दस्तूरी मतलब ऊपरी कमाई के लिए एक नर्म सा शब्द, जिसे आज हम सीधे सीधे घूस या कमीशन कहते हैं। और उस पैसे से वो जालपा के लिए उधार पर गहने खरीदने लगता है। पिता उसे रोकते हैं। लेकिन यहाँ उसकी माँ का किरदार बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो उसे बढ़ावा देती है। हाँ, और ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है। प्रेमचंद यहाँ उस पूरे समाज की दुखती रग पर हाथ रख रहे थे। कैसे? जब दयानाथ बेटे को घूस लेने से मना करते हैं तो माँ जागेश्वरी कहती हैं, जिसने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए, सारी जिंदगी पेट पालते रहे। ये वो मानसिकता है जो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। हाँ, जहाँ प्रैक्टिकल होने का मतलब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना मान लिया जाता है। और रमानाथ इसी माहौल में और बिगड़ता चला जाता है। मुझे कहानी में रतन का किरदार हमेशा बहुत दिलचस्प लगा है। एक अमीर वकील की जवान बीवी। हाँ, और एक तरह से रमानाथ के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। बिल्कुल। उसी के लिए एक जड़ाऊ कंगन बनवाने के चक्कर में रमानाथ वो गलती कर बैठता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। सही। वो कंगन बनवाने के लिए चुंगी के सरकारी खजाने से 400 रुपए निकाल लेता है। वो सोचता है कि कुछ दिन में पैसे लौटा देगा, एक छोटा सा हेरफेरी तो है। लेकिन वो पैसे लौटा नहीं पाता। और यहीं पर उसका सारा झूठ, सारा दिखावा एक साथ ढह जाता है। गबन पकड़ा जाता है। और उसका दोस्त रमेश बाबू, जो दोस्ती में उसूलों का पक्का है, कहता है अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं उसके साथ भी यही सुलूक करता। वो उसे 24 घंटे की मोहलत देता है। या तो पैसे जमा करा दो या फिर पुलिस के हवाले हो जाओ। शर्म और पकड़े जाने के डर से रमानाथ में इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो घर जाकर सच बता सके। वो सब कुछ छोड़कर रात के अंधेरे में कलकत्ता भाग जाता है। एक तरफ यहाँ रमानाथ कलकत्ता में गुमनामी और डर में जी रहा था, वहीं प्रयाग में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। जालपा पूरी तरह बदल रही थी। ये बहुत ही कमाल का विरोधाभास है। हाँ। और ये प्रेमचंद की खूबी है। वो दिखाते हैं कि संकट एक व्यक्ति को तोड़ सकता है और दूसरे को बना सकता है। हाँ, जालपा को जब पता चलता है कि रमानाथ क्यों भागा तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहती है, इन्हीं चीजों के लिए तो मेरे पति को परदेश जाना पड़ा। और इसके बाद वो जो करती है वो उसके किरदार के विकास को दिखाता है। वो अपनी सारी शौक की चीजें, मखमली स्लीपर से लेकर रेशमी मौजे तक, सब जमा करके गंगा में बहाने का फैसला करती है। वो पश्चाताप में एक सादा जीवन अपना लेती है। ये सिर्फ गहने त्याग देना नहीं है, ये एक महिला के आत्मसम्मान और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत है। वो अब सिर्फ गहनों के पीछे भागने वाली लड़की नहीं रह गई थी। नहीं, बल्कि हालात को संभालने वाली एक समझदार औरत बन चुकी थी। और फिर वो रमानाथ को खोजने के लिए जो तरीका अपनाती है वो तो उसकी बुद्धिमानी का सबूत है। हाँ, वो अखबार में शतरंज की एक पहेली छपवाती है 50 रुपए के इनाम के साथ। वो जानती थी कि रमानाथ शतरंज का कीड़ा है और पैसे की भी जरूरत है। वो इस पहेली को जरूर हल करेगा। जालपा का ये कदम सिर्फ कहानी का एक मोड़ नहीं है, ये उस दौर की एक महिला के आत्मसम्मान और बुद्धि की जीत है। वो पुलिस या परिवार पर निर्भर नहीं रहती, वो खुद रास्ता निकालती है। और उसका प्लान काम कर जाता है। रमानाथ पहेली हल करता है, इनाम जीतता है और कलकत्ता पुलिस की नजर में आ जाता है। लेकिन यहाँ कहानी एक और ज्यादा भयानक मोड़ लेती है। लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रमानाथ एक और बड़े दलदल में फंस जाता है। हाँ, पुलिस उसे गबन के मामले से बचाने का एक सौदा करती है। सौदा ये है कि उसे एक डकैती के झूठे मुकदमे में सरकारी गवाह यानी मुखबिर बनना होगा। दारोगा उसे लालच देता है, समझ लो कि आदमी बन जाओगे,
यूं अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा न होगी। और उसे वो सब कुछ दिया जाता है जिसका वो हमेशा से सपना देखता था। आलीशान बंगला, नौकर चाकर, अच्छी शराब, अच्छा खाना। ये उसके जीवन की अंतिम परीक्षा थी। हाँ, पुलिस ने उसे वो सारी चीजें थाली में परोस कर दे दी जिनके लिए उसने झूठ बोला, चोरी की और घर से भागा। आराम, इज्जत का दिखावा और कोई जिम्मेदारी नहीं। बस कीमत थी। कुछ बेगुनाह लोगों के खिलाफ झूठी गवाही देना। और रमानाथ ये सौदा कर लेता है। कुछ ऐशो आराम के लालच में उन बेगुनाहों के खिलाफ झूठी गवाही दे देता है जिन्हें वो जानता तक नहीं। उसकी गवाही से उन्हें फांसी और उम्र कैद की सजा हो जाती है। ये उसका अंतिम नैतिक पतन था। गबन की शुरुआत भरोसे की चोरी से हुई थी और अंत होता है इंसानियत की हत्या पर। तो सोचिए, एक चंद्रहार की मामूली सी चाहत से शुरू हुई कहानी एक नौजवान को घर से भगोड़ा बनाती है, सरकारी खजाने का अपराधी बनाती है और अंत में एक ऐसा झूठा गवाह बना देती है जिसके हाथों कई बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये कहानी सिर्फ रमानाथ के लालच या कमजोरी की नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस समाज पर भी एक तीखी टिप्पणी है जो इंसान की कीमत उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसके धन और दिखावे से आंकता है। प्रेमचंद यही दिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे नैतिक समझौते, छोटे छोटे झूठ हमें एक ऐसी ढलान पर ले जाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। रमानाथ की कमजोरी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, वो उस सामाजिक दबाव का भी नतीजा है जो ईमानदारी को बेवकूफ़ी मानता है। यहाँ सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जालपा एक जगह कहती है, जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूँ वो उससे प्रेम नहीं करता। तो विचारणीय प्रश्न ये है कि रमानाथ का पतन क्या सिर्फ उसकी अपनी कमजोरियों का नतीजा था, या इससे उसके सबसे करीबी रिश्ते में एक ईमानदार बातचीत की कमी ने और गहरा कर दिया? शायद असली सवाल यह है कि हम सब अपनी जिंदगी में कौन से छोटे छोटे गबन करते हैं। कहाँ हम सच बोलने से बचते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी को निराश नहीं करना चाहते, या अपनी झूठी शान बनाए रखना चाहते हैं। और वो छोटी सी बेईमानी कब एक बड़ी तबाही का रूप ले लेती है, शायद हमें पता भी नहीं चलता।